जो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फिजिकल एजुकेशन। ये जितने भी आपके मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो एग्जाम में पैटर्न रहने वाला है वो सेम इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम आएंगे। आपके जो यहाँ पर लिखा है वो आपका जो सामान्य निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 से 12 तक सारे के सारे अंक 1 अंक है, और इसमें कुछ प्रश्न बहुविकल्पीय है, यानी कि सारे के सारे ऑप्शनल है। प्रश्न संख्या 13 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक है, जिसमें आपको व्याख्या करनी है तकरीबन 2 या 3 लाइनों तक, 3 लाइनों में। फिर है प्रश्न संख्या 17 से 26 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, जिसमें आपको 80 से 100 शब्दों में उत्तर देना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 27 से 30 तक प्रत्येक प्रश्न में 5 अंक हैं, और इसका उत्तर आपको 150 से 200 शब्दों में देना है। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बच्चों पूछा हुआ है, निम्नलिखित विकलांग एथलीटों के लिए डेफलिंग्स का आयोजन किया जाता है। डेफ का मतलब होता है बच्चों सुनने में असक्षमता, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा घ, सुनने की असक्षमता। इसके बाद है आपको क्वेश्चन नंबर 2। इससे पूछा गया उन सभी प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो एक नेता सफलता की निगरानी के लिए करते। क्रमिक नियुक्ति, व्यवस्थापन, नियंत्रण, निर्देशन। इसका सही आंसर होगा आपका ग, निर्देशन। इसमें फिर आपसे अथवा में पूछा। अथवा का मतलब होता है या तो आपको वो करना है या फिर आपको ये, जो आपको आसान लगे या जो आपको आ रहा हो वो आप अटेम्प्ट कर लेना। आपका अथवा वाला क्वेश्चन है, संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार कर्मचारियों की भर्ती निम्नलिखित में से किसके तहत की जाती है। क्रमिक नियुक्ति, व्यवस्थापन, नियंत्रण, निर्देशन। यहाँ पर नियुक्ति की जा रही है, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा का, क्रमिक नियुक्ति, कार्मिक नियुक्ति, जिसको आप स्टाफिंग भी कहेंगे। इसके बाद है आपको क्वेश्चन नंबर 3, जिससे पूछा गया है जेनु वाल्गम किस पोस्चरल विकृति का दूसरा नाम है। किस पोस्चरल दूसरे व्यक्ति का नाम है। धनुषाकार टांगे, घुटनों का टकराना, काइफोसिस, लोर्डोसिस। आपका सही आंसर होगा घुटनों का टकराना का दूसरा नाम है जेनु वाल्गम। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया कक्षा 4 से 12 के लिए SAI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट में सहन क्षमता को मापने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया गया। 400 मीटर रन टेस्ट, 400 मीटर रन वॉक टेस्ट, 600 मीटर रन टेस्ट, 600 मीटर रन और वॉक टेस्ट। आपका सही आंसर होगा ग, 600 मीटर रन और वॉक टेस्ट। इसके बाद है आपका प्रश्न संख्या 5, जिसमें पूछा गया है अनुलोम विलोम किस जीवन शैली रोग को ठीक करने में मदद करता है। मधुमेह, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, मोटापा। तो आपका सही आंसर होगा बच्चों यहाँ पर ख, अस्थमा। अनुलोम विलोम अस्थमा को ठीक करने में मदद करता है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें ये पूछा गया है बेरी बेरी शरीर में किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन बी, विटामिन B3, विटामिन B2, विटामिन B1। हमें ये तो पता है कि जो बेरी बेरी होता है वो विटामिन बी से होता है, पर ये कौन सा वाला। इसका सही आंसर होगा घ, विटामिन B1 की कमी से होता है। इसके बाद है नियासिन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है। नियासिन को साइंटिफिक रूप से कौन सा विटामिन कहा था। B1, B3, C और A। आपका A और C तो कट जाएगा, आपका आंसर सही होगा B3। B3 इज द राइट आंसर। नियासिन B3 का साइंटिफिक नेम है। इसके बाद है आपका 8 टीमों के लिए लीग टूर्नामेंट में खेले जाने वाले मैचों की संख्या की गणना कीजिए। तो मैचों की संख्या का निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो तो n प्लस n-1 और डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर n कितना है आपका 8 प्लस 8-1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ बच्चों मल्टीपल है, प्लस नहीं है, सॉरी। तो 8 मल्टीपल 8 में से 1 गया 7 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 8 7 56, और 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ 4 और 1 इस पे कैरी गया 2 8 ज़ 16 28 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है आपका विशेष ओलंपिक की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके दिमाग की उपज है। मतलब किसने ऐसा सोचा कि विशेष ओलंपिक्स, तो उसका जो आइडिया जाता है वो यूनिस कैनेडी शाइवर को जाता है। ये आपका का आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस रोग को आपको सांस लेने में कठिनाई होती है। उच्च रक्तचाप में, हाई ब्लड प्रेशर में, मोटापे में, अस्थमा में और मधुमेह में। जल्दी बताओ बच्चों उसका आंसर क्या होगा। आपने बिल्कुल सही बताया, इसका आंसर होगा अस्थमा यानी कि ग। इसके बाद है इसका अथवा और, आपको दोनों में से एक करना है। उच्च रक्तचाप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हाई ब्लड प्रेशर किससे संबंधित है। रक्त की चर्बी से, रक्तचाप से, यानी शरीर की चर्बी, रक्तचाप, खून में चकरा, सांस लेने में दिक्कत। आपका सही ऑप्शन होगा ख, जिसमें लिखा है रक्तचाप। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें निम्नलिखित में से कौन महिला एथलीट ट्रायड नहीं है। आपको ये बताना है कौन सी चीज़ महिला एथलीट ट्रायड नहीं है। रंजोरोध होता है, ये सही ऑप्शन है। अस्थि सुशीरता यानी ऑस्टोपोरोसिस होता है, ये सही ऑप्शन है। भोजन संबंधी विकार सही ऑप्शन है, इसमें नहीं पूछा था तो नहीं होगा। असामान्य मासिक धर्म, जिसको मेंस्ट्रुएशन डायफंक्शन भी बोलते हैं।
इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपके पास एक असर्शन है और एक रीज़न है। आपको ये असर्शन पहले पढ़नी है, उसके बाद यानी कि स्टेटमेंट पढ़नी है और उसके बाद जो उसका कारण बताना है सही है या गलत। प्रत्येक खेल के लिए विशिष्ट कौशलों की आवश्यकता होती है। अगर आप कोई भी खेल खेलते हो उसके लिए एक विशेष प्रकार की कौशलों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। फिट रहने से आपको सभी खेल गतिविधियों को करने में मदद मिलती है, ये बात सही है, पर ये पहले वाले की व्याख्या नहीं कर रहा। तो आपका पहले में कुछ बोला गया ए और आर दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है यानी कि जो रीज़न है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। जो आपका ऑप्शन के ए होगा वो आपका सही होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपको मैच करना है। ऊर्जा देने वाले शरीर का निर्माण, शरीर का कुशन और खाद्य पाचन। शरीर को ऊर्जा कौन देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। शरीर का निर्माण कौन करते हैं? प्रोटीन। शरीर का कुशन कौन करते हैं? वसा। और खाद्य पाचन में मदद करते हैं आपके रुक्षांश। तो आप मैच कर लीजिए। पहले का है फोर्थ, ये रहा पहले का फोर्थ। उसके बाद खा का है पहला, ठीक है। ग का है आपका तीसरा, ग का है आपका, ये गलत है, ग का आपका तीसरा है, हाँ ये रहा ग का आपका। एक बार दोबारा से करते हैं बच्चों। ऊर्जा देने वाला होगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। शरीर का निर्माण करने वाला होगा प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद है शरीर का कुशन कौन करता है? शरीर का कुशन करता है आपकी वसा करती है, ये इधर है ये वसा। और खाद्य पाचन नुकसान, तो आपका ये सही होगा ग वाला, जिसमें फोर्थ, 1, सेकंड और थर्ड, ये आपका सही ऑप्शन है। इसके बाद ग आपका सही ऑप्शन है बच्चों। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको क्या करना है, नीचे दिए गए आसनों को पहचाने व उनके नाम लिखे। आपको आसन पहचाने और उनके नाम लिखने। पहला वाला बच्चों जो आपका आसन है उसका नाम है चक्रासन। मैं यहाँ आपको लिख के दिखा देती हूँ, चक्रासन। उसके बाद है आपका खा। खा में जो आपका है उसका नाम है हलासन, हलासन, जो ये आसन है। उसके बाद है आपका तीसरा गा। गा में जो आपका है वो है भुजंग आसन, इसका नाम है भुजंग आसन। तो बच्चों जब आप लोग पेपर में जाए ना तो सारे आसनों को एक बार पिक्चर देख के जाए, उनके नाम याद करके जाए। ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा। इसमें जो आसन आए जरूर नहीं एग्जाम में वो आए, क्या पता वो चेंज हो जाए, तो आप एक बार देख लेना। इसके बाद है आपका घ वाला, जिसमें आपको बताना ये आसन कौन सा, ये है उष्ट्रासन, उष्ट्रासन। पहला वाला है चक्रासन, दूसरा है हलासन, तीसरा है भुजंगासन और चौथा है उष्ट्रासन। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आसन संबंधी विकृतियों को पहचाने व उनके नाम लिखे। आपको ये विकृति पहचाने और इसका नाम लिखना है। पहले वाले में आप देख रहे हैं घुटने टकरा रहे हैं, तो पहली विकृति आपकी यही होगी, घुटनों का टकराना, घुटनों का, ये मैच कर दे, घुटनों का टकराना। उसके बाद है आपकी ख वाली दूसरी विकृति बतानी है, जिसमें रीढ़ की हड्डी क्या हो रही है, टेढ़ी हो रही है। तो आप लिख सकते हैं हड्डी का टेढ़ा होना या रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा होना। एक और झुक जाना भी लिख सकते हैं आप, तो मैं लिख देती हूँ रीढ़ की अस्थि, हड्डी को बच्चों अस्थि भी बोलते हैं, अस्थि का एक और झुक जाना, झुक जाना। इसके बाद है आपका गा। गा में आप देख रहे हैं आपका ये जो आगे की ओर निकला हुआ है कुबड़ा, तो इसको बोलेंगे कुबड़ा आगे की ओर निकलना, कुबड़ा आगे की ओर निकलना, या आगे का कुबड़ा भी बोल सकते हैं, आगे की ओर निकलना। इसके बाद है आपका ग, जिसमें आपको बताना, यहाँ पर देख रहे हो कुबड़ा कहाँ निकला है, पीछे की ओर, तो पीछे की ओर कुबड़ निकलना। जैसे यहाँ पर लिखा ना कुबड़ का आगे की ओर निकलना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पीछे की ओर कुबड़ का निकलना। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपको बताना है संतुलित आहार के कोई 2 लाभ बताइए। संतुलित आहार क्या होता है? ऐसा आहार जिसमें पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं, उस आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। इसके 2 लाभ क्या है? किसी भी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में ये महत्वपूर्ण है, इसका ये पहला लाभ हो गया। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इसका दूसरा लाभ हो गया। ये आपके डाइजेशन को अच्छा करता है, ये इसका तीसरा लाभ हो गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें ये पूछा गया है मासिक धर्म की शीतलता पर एक संक्षिप्त नोट लिख रही है। मासिक धर्म की शीतलता को हम असामान्य मासिक धर्म भी कहते हैं। असामान्य मासिक धर्म से हमारा तात्पर्य मासिक धर्म में अनियमितताओं से है, जिसमें मासिक धर्म सही अंतराल पे ना होकर अलग अलग अंतरालों पे होता है, यानी कि जो इसके अंतराल होते हैं वो निश्चित नहीं होते। इसमें जो रक्त का स्राव होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा कम होता है। इस तरह के मासिक धर्म को मासिक धर्म की शीतलता या फिर असामान्य मासिक धर्म कहते हैं। इसके बाद है आपका ऑस्टियोपोरोसिस।
ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसको हम हड्डी रोग के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हड्डी संबंधी रोग है। इसमें व्यक्ति की हड्डी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और हड्डियों का घनत्व बहुत कमज़ोर होता है, इतना घनत्व हो जाता है कि ज़रा सा झटका लगने से भी हड्डियाँ टूट जाती हैं, क्रैक हो जाती है। जैसे ये हड्डी और ये बीच में से क्रैक हो गई, हड्डियाँ क्रैक हो जाती है। इस तरह के रोग को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये किसकी कमी से होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है कैल्शियम की कमी से, भोजन संबंधी विकार से होता है ये, और खून की कमी से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। कैल्शियम की कमी से, भोजन संबंधी विकार से होता है, जैसे जो ईटिंग हैबिट्स है वो अच्छी नहीं है, या फिर ये इसलिए हो सकता है या फिर किसी के शरीर में खून की कमी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आपको क्या करना है, नीचे एक स्कूल में आसन संबंधी विकृतियों के आंकड़े दिए गए। आपको स्कूल के अंदर आसन संबंधी विकृतियों के आंकड़े दिए, आपको उसको देखना है और उसके बाद आपको अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। तो इसमें हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ आपको एक पाई चार्ट शो हो रहा है। इसमें आप देखिए चपटे पैर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा अगर कोई विकृति फैली हुई है तो वो है चपटे पैर। गोल कंधे, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं गोल कंधे, ये वाला। इसके बाद है आपका घुटनों का टकराना, ये है। और धनुषाकार टांगे आपकी सबसे कम है। सबसे ज़्यादा अगर कोई विकृति है वो है चपटे पैर, और सबसे कम कोई विकृति है वो है धनुषाकार टांगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने पाई चार्ट को ऑब्जर्व करा है। पहला वाला है आपका इसका क, अधिकांश छात्रों में कौन सी आसन संबंधी, तो सबसे ज़्यादा कौन सी थी? चपटे पैर आपका सही आंसर होगा, यानी कि ग। छात्रों में कौन सी आसन संबंधी विकृति सबसे कम पाई गई? सबसे कम कौन सी? घुटनों का टकराना, धनुषाकार टांगे, चपटे पैर, गोल कंधे। धनुषाकार टांगे सबसे कम थी, तो आपका ऑप्शन ख सही होगा। इसके बाद है आपका ऑप्शन ग, कौन सा, यानी कि प्रश्न ग, कौन सा आसन संबंधी विकृति घुड़सवारी से ठीक हो सकती है? तो धनुषाकार टांगे होती है वो घुड़सवारी को करने से ठीक हो सकती है। तो आपका जो आंसर होगा वो होती है घुटनों का टकराना, जो विकृति होती है वो घुड़सवारी करने से सही हो सकती है। आपका ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। फिर ये इंग्लिश में दिया हुआ है। इसके बाद है आपका प्रश्न संख्या 18, जिसमें आपसे एक केस स्टडी आपको उसको पढ़ना है और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर देने। सबसे पहले हम पढ़ते हैं। विक्रम 10वीं का छात्र है और हाल ही में सेना के शारीरिक फिटनेस परीक्षण के लिए फिट होने के लिए अपने घर के पास एक फिटनेस अकादमी में शामिल हुआ है। उनके शारीरिक शिक्षा शिक्षक ने उन्हें संतुलित आहार का पालन करने की सलाह दी है। तो आपका जो पहला है यानी का वाला, उसको हम पढ़ते हैं। मस्कुलर व सुडौल शरीर बनाने के लिए विक्रम को अपने आहार में कौन सा पोषक तत्व लेना चाहिए? पहला है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। सुडौल शरीर बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है विटामिन, प्रोटीन। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग तत्व के नाम से भी जानते हैं, यानी शरीर वर्धक तत्व है ये प्रोटीन। आपका जो गा है वो सही आंसर है। इसके बाद है लंबी दूरी की दौड़ के अभ्यास के लिए विक्रम को अपने आहार में डैश की वृद्धि करनी चाहिए। अगर वो लंबी दौड़ करेगा तो उसकी ऊर्जा ज़्यादा लगेगी, तो हमें ऐसा तत्व लेना है जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। वसा भी ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोटीन तो शरीर वर्धक है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बाद है आपका किस विटामिन की कमी से हाथ पाँव में कमजोरी आ जाती है? आपको बताना है कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से हाथ पैरों में कमजोरी आ जाती है। वो है आपका विटामिन B3। बच्चों जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उससे पहले आपको जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में पूरी डिटेल पढ़नी है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सारे के सारे कॉम्प्लेक्स को अच्छे से स्टडी करना है। सारे बी कॉम्प्लेक्स के जितने ही विटामिन है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B4, B5, B6 और B12, इसको अच्छे से स्टडी करके जाना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा गया है कटी चक्रासन की क्रियाविधि एवं लाभों की व्याख्या। तो बच्चों कटी चक्रासन की क्रियाविधि एवं लाभों को लिखना है। तो पहले आपको बताना है कि कटी चक्रासन किस तरह से करते हैं और इसके लाभ क्या है। तो कटी चक्रासन क्या होता है? ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कटी का अर्थ होता है कम्र और चक्र का मतलब होता है पहिया। तो इसमें आपको इस आसन में कमर को दाईं और बाईं ओर मोड़ना होता है, यानी कि अर्थात कमर को घुमाना होता है। अब मैं आपको इसकी क्रियाविधि बताती हूँ। सबसे पहले पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। सांस अंदर लेते हुए हथेलियों एक दूसरे के सामने रखते हुए हाथों को अपने सामने जमीन के समानांतर रखें। इसका तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, अपने हाथों और कंधों की जो दूरी है उसको समान रखें। सांस को छोड़ते हुए कमर दाहिनी ओर घुमाएं, मतलब सीधे हाथ की तरफ घुमाएं और बाएं कंधे से ऊपर की ओर देखें और सांस लेते हुए से पुनः सामने की ओर घुमाएं। और ऐसा ही आप बार बार करते रहेंगे। अब इसके फायदे क्या है?
इसका फ़ायदा ये है, ये कब्ज़ में राहत करता है, एसिडिटी में, कमर में लचीलापन लाता है, हाथ और पैरों की मांसपेशियों के लिए लाभदायक होता है। ज़्यादा देर बैठ कर काम करने वाले लोगों के लिए भी लाभदायक होता है। जैसे आप लोग स्कूल में 5-6 घंटे बैठते हैं, ऑफिस में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो उसके लिए ये जो चाहिए है वो लाभकारक होता है। इसके जो आंसर्स हैं बच्चों में आपको पीछे प्रोवाइड करवा दूंगी। अब है आपका इसका अथवा, यहाँ पर लिखा नहीं है पर ये अथवा वाला क्वेश्चन है, क्योंकि 2 क्वेश्चन साथ में दिए और दोनों ही 3-3 नंबर के हैं, तो ये आपका और यानी कि अथवा का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है जीवन शैली से संबंधित सामान्य रोगों की रोकथाम में आसनों की भूमिका बतानी। जीवन शैली, हमारी जिस तरह की जीवन शैली है उससे संबंधित जो रोग हो जाते हैं, हम बहुत लेट नाइट फूड खाते हैं, बाहर का जंक फूड खाते हैं, खाने पीने का कोई प्रॉपर टाइम फिक्स नहीं है, तो ये जीवन शैली संबंधित रोग होते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति को मोटापा हो जाता है, अस्थमा जैसी बीमारी हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और सांस चढ़ने लगती है, स्ट्रेस हो जाता है, कल्पना शक्ति, और हमें नेगेटिव विचार ज़्यादा आते हैं, इस तरह के होते हैं जीवन संबंधी रोग। तो अब इनकी रोकथाम में आसनों की क्या भूमिका है? जिसके अभ्यास द्वारा तनाव प्रबंधन, चयापचय का सामान्य होना। अगर आसनों को करेंगे तो उससे होगा क्या? कल्पना शक्ति का विकास होगा, चयापचय यानी कि डाइजेशन अच्छा होगा, तनाव कम होगा, मधुमेह, ब्लड प्रेशर को भी कम करने ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आ जाइए बच्चों प्रश्न संख्या 20 पे। प्रश्न संख्या 20 में आपसे पूछा गया है किसी 19 वर्ष की आयु की लड़की की बेसल मेटाबॉलिक दर की गणना करनी है, जिसका शरीर का वजन 50 किलोग्राम है और उसकी हाइट है 150 मीटर। तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको बताना होगा बेसल मेटाबॉलिक दर, ये कैलोरी की वो मात्रा है जो शरीर आराम की अवस्था के दौरान खर्च करता है। कैलोरी की वो मात्रा है जब शरीर आराम की अवस्था में होता है, उस दौरान जो कैलोरी खर्च की जाती है, यानी कैलोरी का जो उपयोग किया जाता है, उसी को बेसिक मेटाबॉलिक दर कहते हैं। अब इसकी यहाँ पर आपको गणना करनी है। गणना करने का बेटा इसको एक सूत्र होता है, पुरुषों के लिए वो फॉर्मूला अलग होता है और महिलाओं के लिए फॉर्मूला अलग होता है। मैं आपको फॉर्मूला नीचे लिख के दिखा देती हूँ, इसमें फॉर्मूले में आपको क्या लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि पहले उस लड़की की आयु कितनी है। उसकी आयु है 19, उसका वज़न है 50 किलो और उसकी हाइट है 150 सेंटीमीटर। तो अब इसका फॉर्मूला होगा, पहले हम महिला वाला लिखेंगे, फिर मैं आपको पुरुष वाला बताऊंगी कि उसका फॉर्मूला क्या होता है पुरुष वाला। तो उसका पुरुष का महिला का फॉर्मूला होगा, यहाँ पर देखिए, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू सप्लाई करनी है। 4447.593 प्लस 9.247 मल्टीप्लाई में जो भी उसका वज़न है, ठीक है, वेट। फिर आपको क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है 3.098 में उसकी जो लंबाई है यानी कि सेंटीमीटर, वो ऐड कर देनी। फिर माइनस कर देना है, यहीं ब्रैकेट है, माइनस कर देना है 4.300 को किससे, जो भी उसकी आयु है। आपको ये तीनों चीज़ें सॉल्व करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये लगाएंगे, उसमें उसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, लंबाई से मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी हाइट से उसकी आयु से यानी कि उसकी एज से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे और अंत में जो आएगा उसको माइनस कर देंगे और आपका BMR निकल जाएगा। इसके बाद है पुरुषों का BMR। पुरुषों का BMR किस तरह से निकलता है, फॉर्मूला उनका अलग है, 88.3362 प्लस 13.397 मल्टीप्लाई में वेट यानी जो केजी में आपने निकला, फिर प्लस इनका है 4.799 मल्टीप्लाई में इनकी सेंटीमीटर में हाइट। उसके बाद आपको माइनस करना है 5.677 और इनकी एज। ये सब आपका ये इसका फॉर्मूला है किसका, यह है पुरुषों के लिए BMR निकालने का फॉर्मूला। पुरुषों की जो कैलोरी आवश्यकता होती है वो महिलाओं की तुलना में अलग होती है और महिलाओं की जो कैलोरी आवश्यकता होती है वो पुरुषों की तुलना में अलग होती है। आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बचे क्वेश्चंस हम वीडियो के अगले पार्ट में करेंगे यानी कि सेक्शन 2 में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।